नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा लोकसभा चुनाव का। जैसे में चुनाव का ही माहौल है, चारों तरफ सभाएं हो रही हैं, उम्मीदवार जो है लोग घरों घरों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो है जो जो चुनाव करने वाले जो वोटर्स हैं वो घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है और इसकी वजह से जो है प्रतिशत जो है वोटों की जो है कम होती जा रही है। इसी में हम चर्चा करेंगे। ऐसे महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में 13 लोकसभा क्षेत्र की जो है चुनाव हो चुकी हैं, यानी 13 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। आने वाले दिन में 7 मई को जो है 11 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें रत्नागिरी भी है, मांढा है, बारामती है। ऐसे कुल मिला के 11 सीटों पर चुनाव होनी है। लेकिन हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आप घर से निकलिए, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट कीजिए, जो आपका हक है। वोट देने के बाद जो है आप उन्हीं से काम भी करवाइए, ये भी आपका हक है। तो हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में ही कि आखिर में वोट की प्रतिशतता क्यों कम हो रही है। क्या इतनी भयंकर गर्मी है कि लोग निकल नहीं रहे हैं, या वजह कुछ और है? आखिर में इसके पीछे क्या है, इसका नुकसान किसको है, इसका फायदा किसको है? इसी में बुरा भाग करते हैं हमारे सहयोगी सूर्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, जो नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर महाराष्ट्र की जो स्थिति परिस्थिति इसमें क्या चल रही है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। क्या कहेंगे, लोग घर से निकल नहीं रहे हैं, उनके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे आप? पेपर में भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। लोग महाराष्ट्र में तो जैसा आपने कहा कि 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। विदर्भ में 10 सीटें और 3 सीटें मराठवाड़ा की, मतलब 13 सीटों पर एवं लगभग 25% जो है लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है महाराष्ट्र की। तो ये बात तो सही है कि वोटिंग का प्रतिशत जो है पिछले चुनावों की अपेक्षा घटा है थोड़ी। अब इसमें मतदाताओं की थोड़ी उदासीनता तो जरूर नजर आ रही है। गर्मी का कारण दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि गर्मी का तो एक कारण है, लेकिन इसके अलावा वोटरों की उदासीनता का कुछ कारण राजनीतिक दल भी हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति इस समय देखा है आपने, महाराष्ट्र की राजनीति का जो समीकरण है, सियासी समीकरण है, बहुत ही उलझा हुआ है। मतलब 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, कांग्रेस, बीजेपी, ये जो 6 दलों का जो खिचड़ी, उस पे और भी सारे हैं। इतने सब मिलकर थोड़े से मुझे कहीं कहीं ऐसे नजर आया कि एक दूसरे पर निर्भर नजर आ रहे हैं। उस तरीके से जिस तरह से प्रचार की जो एक निकलती थी, प्रचार की एक रैलियां थी, या प्रचार का एक तरीका होता था, एक अलग तरीके से प्रचार किया जाता था, लोग उतनी मेहनत करते थे, उस पर कम जोर नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ पब्लिक का जो है वो उदासीन तो है, ये नजर आया कुछ प्रतिशत वोट। लेकिन मैंने देखा है कि इसमें कह रहे हैं कि बीजेपी को इससे नुकसान है या कांग्रेस को फायदा है। हाँ, एक है, विदर्भ में ये चीजें देखने को मिली है कि लड़ाई बहुत कांटे की हुई है, क्योंकि वहां देखिए आप कि बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से ज्यादातर सीटों पे हुआ है। वहां भले भी ये दलों का गठबंधन एमबीए और एनडीए दिखा, लेकिन उसमें बीजेपी कांग्रेस ही आमने सामने खूब दिखी है। उसमें ये जैसे उद्धव ठाकरे जी या शरद पवार जी या शिवसेना उधर से, वो उनके ज्यादा प्रभाव उनका ज्यादा दिखा नहीं ना, उनके कार्यकर्ताओं का उतना प्रभाव दिखा। उसमें ऐसा लगा कि जैसे बीजेपी कांग्रेस के बीच की ही लड़ाई है। अब बीजेपी कांग्रेस दोनों दावा कर रहे हैं कि हम कम मतदान से हमारा फायदा हुआ है, तो वो तो बाद में मत पेटियां या ईवीएम खोलने के बाद ही उसका पता चलेगा। लेकिन इतना तय, आप देखिए, जैसे अब 7 मई को 11 सीटों पर और चुनाव होने वाले हैं, और ये 11 सीटें बहुत महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं। आपने देखा, जैसे आपने जिक्र किया है, इसमें सातारा है, सांगली है, कोल्हापुर है, शरद पवार का बारामती है, माढ़ा है, उधर जहां चुनाव लड़ रहे हैं सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी से नारायण राणे जी हैं, रायगढ़ से जो एनसीपी के प्रमुख हैं अपना तटकरे जी हैं। तो ये हाई प्रोफाइल सीटों पर 7 मई को चुनाव होने जा रहा है। तो 7 मई का चुनाव बहुत ही महाराष्ट्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबने जोर लगाया है। सबसे बड़ी सीट बारामती पे तो चाचा भतीजों की प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही है। तो इसमें बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। कोल्हापुर में भी वहां के राजा खुद लड़े हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री स्वयं सभा करके गए। आज भी उनकी सभा, जब हम गए माढ़ा में, उनकी सभा है प्रधानमंत्री जी की। तो इस हाथ कंगणे जो भी, वो भी इंपॉर्टेंट सीट है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है ना कि ये असली लड़ाई इसी में दिखाई देने वाली है। मतदाता कहां जाता है, कितने प्रतिशत वोट मतदाताओं, हालांकि कोशिश अब जोर में है कि मतदाताओं को और ज्यादा संख्या में मतदाताओं को निकाला जाए,
तो इसमें काफी जोर लगा रही बीजेपी, इस पर काफी जी। प्रयास कर रही है, वो कार्यकर्ताओं को भी वो पूरा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके का ये महाराष्ट्र का चुनाव है ना, महाराष्ट्र का चुनाव को लेकर थोड़ी सी जनता में मुझे लगा कि थोड़ी सी असमंजस की स्थिति तो है, मतलब उत्साह नहीं जनता में, उस तरह का उत्साह नहीं है। इसका कारण भी वही है कि 6-6 दल ऐसे बंट गए हैं कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ ज्यादा। लोग चर्चा तो बार बार यही करते हैं कि हम किसको वोट दे, जो भी जिसको भी वोट देता है वो इधर से वहां भाग जाता है, उधर से उधर भाग जाता है। और उसमें समस्या है यानी लोगों को भरोसा नहीं रहा, जो राजनीतिक समीकरण बने हैं इसमें। देखिए, मैं गणित की बात करता हूँ, समीकरण की किसी पार्टी के, लेकिन बीजेपी ने अपना गणित बैठाया हुआ है। बीजेपी अपना गणित, तो कमोबेश बीजेपी का गणित बैठा हुआ है, लेकिन माननीय श्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का गणित थोड़ा कहीं कहीं गड़बड़ हो रहा है। आप थाने लोकसभा का कैंडिडेट नहीं दे पाए हैं, आप जिक्र कर सकते हैं, पालघर का जिक्र कर सकते हैं, जहां अभी भी कैंडिडेट नहीं। जो शिवसेना का गढ़ इसको माना जाता था, बीजेपी का गढ़ है, तो बीजेपी शिवसेना आपस में इसमें समझौता नहीं कर पा रहे हैं कि सीट किसको जाए। तो बहुत सारी असमंजस की स्थितियां हैं। तो इसका मतदाताओं पर परिणाम होता है, ये ना राजनीतिक दल समझे कि मतदाताओं पर इसका परिणाम नहीं होगा। मतदाता भी उगते हैं इससे, वो सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, यहाँ कहाँ हम जाएंगे। तो ये ऐसी स्थितियां बहुत सारी सीटों पे महाराष्ट्र की बने, और कुछ सीटों पर तो निस्संदेह चौंकाने वाले परिणाम आएंगे ही आएंगे। इसमें ऐसा न समझे कोई राजनीतिक दल, टेकन फॉर ग्रांटेड न ले ले जनता को कि जनता हमने तो अपना समीकरण बिठा लिया है, ये जनता हमको आके वोट दे देगी। लेकिन जनता बहुत होशियार है, इवन महाराष्ट्र की जनता तो काफी होशियार है। मैंने देखा कि विदर्भ में जिस तरीके से राहुल गांधी की भी सभाओं में काफी भीड़ जुटी जी। और मोदी जी की सभा में तो मोदी जी जान से लगे ही हुए हैं, और मुद्दे भी पल पल में बदल रहे हैं। तो मतदाता भी थोड़ी सी भ्रम की स्थिति में है गिरी जी, ऐसा मुझे लगता है। क्या कहेंगे, अभी आपने जिक्र किया बारामती के चाचा भतीजी लड़ाई वहां पर देखा है, तो सुप्रिया जी है उनकी एक तरह से चाची कहेंगी, क्या कहेंगे उनको, ननद भौजाई, जहां ननद भौजाई ये राजनीतिक दलों का देखिए सवाल है। पवार परिवार है, पवार परिवार के दोनों हाथों में लड्डू है, अगर मेरा ऐसा मानना है राजनीतिक दृष्टि से। मैं पत्रकार, उनके दोनों हाथों में लड्डू है कि अगर पवार परिवार का एक व्यक्ति जो है लोकसभा में उसको पहुंचना है, चाहे वो उनकी पत्नी पहुंच जाए उप मुख्यमंत्री जी की, चाहे शरद पवार साहब की बेटी पहुंच जाए, तो ये जो जनता का जो ये जनता का रुझान क्या है, जनता क्या चाहती है? जनता का रुझान देखिए वहां दोनों लगे हुए हैं, दोनों अपने अस्तित्व दिखाने के लिए, तो भाई दोनों के अस्तित्व की लड़ाई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई दोनों में जो है, अब अजित पवार जी निसंदेह बहुत दिनों से वो पवार वहां की राजनीति देखते हैं ना। शरद पवार, ये कहा जाता है कि शरद पवार कभी जाते ही नहीं थे, पूरे राज्य में प्रचार करते थे, लेकिन वो अंतिम दिन बारामती पहुंचते थे। तो चुनाव का सारा समीकरण या जो कुछ भी है अब तक अजित पवार ही संभालते रहे हैं। तो अजित पवार मुख्य धुरी रहे हैं, फायदा तो उठाएंगे, और तो उसका फायदा उनको मिलना है। और इसके साथ साथ अगर बीजेपी ने उसका सहयोग पूरी तरह ईमानदारी से बीजेपी ने किया, हालांकि काफी कुछ वहां उन्होंने बदलने का प्रयास किया, इसके पहले भी कुछ जो थे उन्होंने विरोध जाहिर किया, लेकिन वो जो उनकी वहां बगावत थी वहां उन्होंने शांत करने का प्रयास किया। तो इससे लगता है कि अजित पवार, और अजित पवार को भी दिखाना पड़ेगा, आगे विधानसभा चुनाव है, वो स्वयं राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो जी जान से वहां लगे हुए। इवन अजित पवार का देखिए कोई सभा नहीं है इनकी, अजित पवार जी लगे हुए हैं। अजित पवार अगल बगल के लोकसभा में जाते होंगे, अजित पवार ने वहां पे एक तरह बोलते हैं मराठी में तर ठोकुन बसल्या है, तो वो भी बैठे हैं। इवन पवार साहब भी पूरी तरह लगे हुए हैं। तो ये जो समीकरण है उनका वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। लेकिन वहां की जनता जो है अब क्योंकि पवार परिवार है, तो परिवार एक तरह से देखा जाए तो पवार परिवार का जो और भी परिवार के सदस्य हैं वो शरद पवार की तरफ हैं, खुद उनके भाई जो हैं अजित पवार के वो शरद पवार के साथ हैं। तो ये परिवार का कहीं कहीं तो हमें ये बहुत नाटकीय दृष्टिकोण दिखता है। लेकिन लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, फैसला वही लेंगे। वो एक्चुअली बारामती की जनता को ही लेना है। बारामती की जनता के हाथ में भी दोनों हाथों में उसके लड्डू है। बारामती की जनता, जैसे आपने कहा कि विकास की बात जहां हो, उनको भी लगता होगा कि भाई प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री के साथ हैं, ये सत्ता अगर आएगी, अल्लाह तो नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता रहेगी तो अजित पवार जी कुछ कर सकते हैं बारामती करों के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे गणित वहां किए जा रहे हैं। ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो स्वयं लोगों को फोन करके उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं कि भाई काम हम ही लोग करेंगे, आप अगर नहीं जाएंगे। तो ये
दोनों में इस तरीके की अंतर्गत जो है उस तरह का चल रहा है, फोनाफोनी चल रही है, लोगों को समझा रहे हैं। पवार साहब भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, उनका तो कोई सानी ही नहीं है एक तरह से देखा जाए तो उन दोनों में है जो भी। मिश्रा जी, आप बताइए कि जो एक तरह से नेताओं में तो भय दिखाया जा रहा है कि सीबीआई और ईडी के डर के बारे जो है सब राजनीति उथल पुथल हुई है जी। क्या ये वोटरों में भी देखने को मिल रहा है कि वो सोच रहे हैं कि थोड़ा आखिर सा में कुछ हद तक मेरा मानना है वोटर भी ये सोचते हैं। हर मुद्दे पर वोटर देखिए आजकल लोग चर्चा करते हैं कुछ हद तक, लेकिन बहुत ज्यादा इसका असर नहीं। उसका वोटरों को ये लगता है कि भाई उसमें भी भ्रष्टाचारी, इसमें भी भ्रष्टाचारी, तो हम इसके साथ हैं कि ये कम भ्रष्टाचारी, जो गलत करेगा वो भुगतेगा। वोटर ये चाह रहा है कि भाई कुछ ना कुछ, जो वोटर निकल रहा है और बहुत सारे तो निकल ही नहीं रहे हैं कि क्यों इनको दें, बहुत सारे ऐसी मानसिकता में हैं। कुछ लोग जो निकल रहे हैं तो वो अपने लोगों के लिए, अपने समर्थकों के लिए निकल रहे हैं, उनके अपने अपने दावे हैं वोटरों के, लेकिन असर तो हर मुद्दे का होता है, कम ज्यादा। जो मुद्दा हमने कहा ना, राजनीति एक गणित है, जिसका गणित उसमें बैठ जाए, जिसका समीकरण व्यवस्थित बैठ जाए तो वो निकल जाता है। बाकी ये कहिए कि किसी के प्रति लहर चल रही है या किसी के एकदम खिलाफ चल रहा है, ऐसा कुछ नजर तो नहीं आता। धन्यवाद मिश्रा जी। तो ये थे सूर्यप्रकाश मिश्रा जी, हम इनसे साझा कर रहे थे जो महाराष्ट्र की राजनीति है और महाराष्ट्र राजनीति जुड़ी जो है लोकसभा चुनाव में जो प्रतिशतता यानी परसेंटेज जो कमी हो रही है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। लोकसभा चुनाव है, एक चुनाव क्षेत्र में 6-6, 5-5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, बड़ा इलाका माना जाता है। तो इलाके में जो विकास की बात करें आप लोग उसी को वोट दीजिए। विकास ही सब कुछ है, क्योंकि विकास होगा तो देश बदलेगा और देश आज विकसित देश की तरफ जा रहा है। उसमें अगर कोई रोड़ा लगता है, कोई रुकावट आती है तो हमारा देश के ऊपर ही फर्क पड़ेगा। तो आप सोच समझ के वोट दीजिए, लेकिन वोट दीजिए, चाहे इन्हें देना है, चाहे इन्हें देना है, चाहे किसी को देना है, वोट दीजिए। वोट आपका हक है। हम एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं और हम फिर जो है ऐसी लोकसभा चुनाव जुड़ी खबरों के लिए आपके सामने रूबरू होते रहेंगे। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।